आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल द ज्योग्राफी पाठशाला पर स्वागत है। आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो राजस्थान में रह रहे हैं और आपके सब इंस्पेक्टर है या सेकंड ग्रेड है या लैब असिस्टेंट है या आपके और भी जो भी विभिन्न एग्जाम्स है, जो भी भर्ती है आपकी, और उसमें भूगोल का अगर पाठ्यक्रम है तो आपको ये बेसिक क्लास है और अक्षांश और देशांतर उसको आपको पढ़ना चाहिए। तो आज एक बहुत अच्छी क्लास लेके आया हूँ। इसलिए 3-4 रोज की छुट्टियां थी। राजस्थान में 4th ग्रेड का महाकुंभ चल रहा था। आप में से भी बहुत सारों ने महाकुंभ में डुबकी लगा के अपने आप को, आत्मा को पुण्य किया होगा और उम्मीद है आपकी आत्मा को पुण्यता मिले और 4th ग्रेड का अगर एग्जाम दिया तो आपको सफलता भी मिले, भगवान करे ऐसी, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और फिर वापस अपन एक ब्रेक के बाद में वापस अपन अब कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से जुड़ जाइएगा। मैं आपके लिए रेगुलर ये क्लासेस लेके आऊंगा। जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था, SI और सेकंड ग्रेड SST विषय में जो ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्लासें रामबाण साबित होने वाली है। आप देख सकते हो, मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं लिए चैनल पर, 30-32 क्लास अपलोड हुई है अपनी। उनमें पिछले जो भी एग्जाम्स में अगर अपने टॉपिक से संबंधी कोई क्लास है, आप जाके देख लेना। जो टॉपिक इन एग्जामों में हुआ है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी अभी जो 4th श्रेणी के हुए हो, उसमें भी 2-4 टॉपिक थे, है ना। तो सामान्य टॉपिक में जो भी लास्ट ईयर, ये लास्ट कुछ विद इन मंथ्स जो एग्जाम्स हुए हैं, उसमें आप देखोगे तो अपने क्लासेस के अंदर से जो टॉपिक मिल रहे हैं उसमें उनमें से प्रश्न आए हैं, सीधे सीधे आए हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आप आराम से अच्छे से धैर्य के साथ में पढ़ें। सेकंड ग्रेड SST वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, उसके लिए भी बढ़िया मौका है। सिलेबस निःशुल्क रहेगा। पहले भी बताया मैंने, दिसंबर तक अपन ये सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैं आपके, कोशिश करूंगा इतनी। ठीक है, राजस्थान आप स्वयं पढ़ते रहे, क्योंकि राजस्थान इस पटल पर आने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी वर्ल्ड, फिर भौतिक भूगोल संबंधी टॉपिक चलेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी करवाएंगे, इतने में काफी टाइम हो जाएगा। तो आप राजस्थान अपने स्तर पे पढ़ते रहना। बाकी यहाँ से आप जुड़े और द ज्योग्राफी पाठशाला टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि भर्ती संबंधी जितने भी न्यूज है, कुछ टॉपिक्स है, कुछ प्रश्न है, कुछ कंटेंट है, मैं डालता रहता हूँ उस पर, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। द ज्योग्राफी पाठशाला नाम से चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा तो आप कर लेना, ताकि आपको हर न्यू वीडियो क्लास तुरंत प्राप्त हो जाए। बेल आइकन को भी दबा देना और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, है ना। मैं शुरू के क्लास में भी आपसे हमेशा यही बोलता आया हूँ कि क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही मेरे लिए आपका दिया हुआ गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो आज अपन नए सिरे से वापस क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक सब में है, सेकंड ग्रेड SI लैब असिस्टेंट सब में, यहाँ तक कि जिसमें भी भूगोल विषय है उस सभी एग्जाम्स में ये कॉमन टॉपिक रहता है और आपको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक भी है। अक्षांश और देशांतर, क्या है अक्षांश देशांतर, इसको लेके पहले थोड़ी सी आपको बात बताता हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अक्षांश देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी किसी स्थान पे। देखे, अभी जैसे मान लो ग्लोब है, आपने देखा होगा, ग्लोब पे आप ये तय कर पा रहे हो कि ग्लोब के उस कोने में वो स्थान है, उत्तर की ओर जाने पे वो स्थान है, दक्षिण की ओर आने पे वो स्थान है। तो ये स्थान निर्धारित हुए किन आधार पर? ये स्थान अपन को प्राप्त होते हैं अक्षांश और देशांतर के आधार पे। इन स्थानों का निर्धारण अक्षांश और देशांतर से किया जाता है। ठीक है, स्पेशली अक्षांश एवं देशांतर या स्पेशली अक्षांश के आधार पर ही आप किसी भी स्थान पे पहुंच सकते हो। ग्लोब पे, ग्लोब का कोई भी स्थान है, आपके पास में उस स्थान की अक्षांश और देशांतर है, आपके पास में उस स्थान की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, तो आप आसानी से उस स्थान तक पहुंच सकते हो। देखें, समय समय पर, बहुत प्राचीन समय में भी इनको लेके कुछ खास ऐसा रहा नहीं था। 19वीं शताब्दी के लास्ट में प्रॉपर इसका निर्धारण किया गया, है ना। और सबसे पहली बात, अक्षांश एवं देशांतर ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं।
ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो कैसे खींची, क्या इसके पीछे कहानी है, इसको अपन थोड़ी सी मैं अलग स्लाइड पे लेके आपको बता रहा हूं। अक्षांश एवं देशांतर आज का टॉपिक है विद्यार्थियों, अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहले तो ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। आप समझ सकते हो, इमेजिंग की हुई है, काल्पनिक है, कल्पना के आधार पर मानी गई है। अर्थात ग्लोब पर कहीं जाओगे तो वास्तविक रूप में यूं खींची हुई या खोदी हुई या अंकित कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगी। धरातल पे वास्तविक रूप में नहीं है, पृथ्वी पे कहीं भी वास्तविक रूप में नहीं है, ग्लोब पर खींची गई है और काल्पनिक रेखा है। पहली बात, अक्षांश और देशांतर क्या है? काल्पनिक रेखा है। दूसरी बात, अक्षांश और देशांतर का निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ, वहां से निर्धारित किया गया, इसका निर्धारण किया गया है ना। अक्षांश और देशांतर का निर्धारण किया गया, वॉशिंगटन डीसी में ये सम्मेलन था। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के वॉशिंगटन डीसी कैपिटल में ये सम्मेलन हुआ। वहां इसका तय किया गया कौन सी प्राइम मुख्य अक्षांश होगी, कौन सी मुख्य देशांतर होगी और किन किन आधारों पे किस दिशा पे इनका निर्धारण होगा। ठीक है, तो ये 1884 का सम्मेलन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इस सम्मेलन से ही अक्षांश और देशांतर का निर्धारण किया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप देखोगे तो एक एक को अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांश। ठीक है, देखिए मान लो ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है। अब ग्लोब पे अक्षांश का निर्धारण किया गया। सबसे पहले एक आधार रेखा खींची गई 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या खींची गई? आधार रेखा। भू के बिल्कुल मध्य से निकाली, इसलिए उसे बोल दिया भूमध्य रेखा। क्या बोला इसे? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को आधार मानते हुए, जैसे मान लो यहां से आधार माना, इस रेखा को आधार मान के, जैसे ये 10 डिग्री का कोण बना यहाँ पे, ये 10, तो इधर इसको मिलाया, ये भी हो गया 10, तो ये 10 डिग्री रेखा हो गई, है ना। ऐसे कैसे यहां से मिलाया गया आपके मान लो 60 डिग्री। इस रेखा को आधार मानते हुए यूं कोण मिलाए गए और यहां तक आते थे 90 डिग्री मिला है, बिल्कुल। तो ये हो गई 90 डिग्री अक्षांश, है ना। ये हो गई मान लो 45 डिग्री और इसी के समकक्ष ये भी हो गई इधर 60 डिग्री मान लो। इधर वापस मान लो ये हो गई 70 डिग्री, तो इसके समकक्ष इधर भी हो गई आपकी 70 डिग्री। इस तरह से, इसी तरह से इधर भी आधार मान के खींची गई। इधर मान लो ये 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, ये मान लो आपका 50 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, है ना, ये 90 हो गया, तो ये एकदम 90, तो ये 90 हो गया दक्षिण अक्षांश। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के लिए आधार रेखा खींची गई, 0 डिग्री भू के मध्य से निकाली। इस 0 डिग्री को आधार मान के आधे अक्षांश ऊपरी भाग में पृथ्वी के और आधे अक्षांश निचली भाग में। ऊपरी भाग में दिया ये सारे सारे कहलाए उत्तरी अक्षांश, ये सारे सारे क्या कहलाए? उत्तरी अक्षांश। और इस रेखा से दक्षिण वाले जो अक्षांश थे वो सारे सारे क्या कहलाए? दक्षिणी अक्षांश। देखो सबसे पहले अक्षांश का निर्धारण कैसे हुआ ये बताया मैंने। अब अक्षांश शब्द का अर्थ क्या है? 0 डिग्री के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान के कोणीय मान को अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री या आधार रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी आप इसे बोल सकते हैं, विषुवत रेखा। विषुव का अर्थ क्या होता है? वो रेखा जो बिल्कुल जहां पे दिन और रात की अवधि बराबर हो, है ना। तो विषुव का अर्थ होता है जहां दिन रात बराबर हो। तो विषुव की दशा बनती है ग्लोब पर 2 बार। लास्ट की क्लास देखना आप, उसमें लिखा हुआ है विषुव की दशा बनती है ग्लोब पर साल में 2 बार, जिस समय सूर्य ग्लोब 0 डिग्री पर सीधा चमकता है, तो वो स्थिति विषुव की दशा होती है। उस समय ग्लोब पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो सबसे पहले भूमध्य रेखा आधार रेखा खींची, उसको आधार मान के आधे अक्षांश उत्तर में खींचे, आधे अक्षांश दक्षिण में खींचे। अब देखो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां की बात करें तो दूरियां भूमध्य रेखा से 0 डिग्री की ओर जाने पर दूरी बढ़ती है ना, अक्षांश की। अब खींचा कितने? 0 से 90 इधर, 0 से 90 इधर। यहां मैं लिख देता हूं 0 से 90 तो इधर अक्षांश खींचे और 0 से 90 भी इधर अक्षांश खींचे। देखो 90 तो ये, 90 ये और 0 ये,
कुल अक्षांश कितने 181। अब ध्यान से सुनना ये सारी बातें। कुल अक्षांश कितने हैं 180 सॉरी 01 181 एक ये जीरो हो गया 90 ये और एक ये जीरो 181। कुल अक्षांश कितने 181। आपसे पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी है रेखाएं पूछे तो आप ध्यान देना रेखाएं यहां से 0 डिग्री फिर 10 20 50 60 70 80 आप जाओगे 80 के बाद 79 89 तक तो रेखा है लेकिन 90 डिग्री रेखा ना होके ये जो 90 है ये एक बिंदु है। इधर भी 10 20 30 40 60 70 80 और 79 तक तो रेखा मिलेगी लेकिन 90 पे जाती है आपको ये बिंदु मिलेगा। अर्थात रेखाएं पूछे देखो टोटल अक्षांश कितने हैं 181 90 इधर उत्तर के 90 दक्षिण के और 0 एक मानोगे तो 90 और 90 180 और 0 181 तो कुल अक्षांश तो हो गए 181। रेखाएं पूछे आपसे तो ध्यान देना उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये दोनों अक्षांश रेखाएं नहीं है ये डॉट के रूप में है बिंदु के रूप में है। तो 2 माइनस कर दो 181 से तो 2 माइनस किए 181 में से दागे 179। अगर आपसे पूछे रेखाएं कितनी है तो 179 179 और कुल अक्षांश कितने हैं 181। ठीक है दो बातें यहाँ पे तय हुई। अक्षांश रेखा का निर्धारण कैसे हुआ 0 डिग्री को आधार मान के आधे उत्तर में आधे दक्षिण में उत्तर में 90 खींचे दक्षिण में भी 90 खींचे पहली बात। दूसरी बात कुल अक्षांश कितने हैं 181। तीसरी बात अक्षांश रेखाएं कितनी है 179 179 क्यों क्योंकि दोनों ध्रुव है वो दो बिंदु के रूप में है। ठीक है ये बात भी क्लियर। अब अगली बात सुनना 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां बढ़ती है क्यों बढ़ती है क्योंकि पृथ्वी यहां से ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी है ध्रुवों के पास पृथ्वी क्या है चपटी है इस कारण 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरियां बढ़ती है। आप ये ध्यान रखना है ना यहां से दूरियां इधर से इधर जाओगे दूरी बढ़ेगी कितनी क्या बढ़ेगी वो आप आगे अभी मैं इसका सामान्य परिचय जानकारी दूंगा उसमें सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है आपको यही ध्यान रखना पृथ्वी के चपटेपन के कारण ध्रुवों पर चपटेपन के कारण अक्षांशों के बीच की दूरियां बढ़ती है पहली बात। दूसरी बात अक्षांश की खुद की लंबाई आप देखोगे तो सबसे लंबी अक्षांश है 0 डिग्री सबसे लंबी अक्षांश कौन सी है 0 डिग्री 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश की खुद की लंबाई भी घटती है अक्षांश की खुद की लंबाई भी घट रही है। देखो आप ये 0 सबसे लंबी है फिर ये 15 डिग्री 20 डिग्री उससे छोटी फिर ये 70 डिग्री उससे छोटी फिर ये 85 डिग्री उससे छोटी फिर 89 डिग्री उससे भी छोटी और 90 तो बिल्कुल डॉट ही है ना। तो 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश की खुद की लंबाई भी घटती है पहली बात। दूसरी बात 0 डिग्री से ध्रुवों के जाने पर अक्षांश के बीच की दूरियां भी बढ़ती है। अक्षांश है क्या 0 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में किसी स्थान के कोणीय मान को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा क्या है अक्षांश रेखा क्या है ग्लोब पर खींची गई पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है यहां तक अक्षांश की कहानी समझ में आई होगी। आसानी से वापस बताता हूं 0 डिग्री को आधार मान के उत्तर और दक्षिण में जिस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा गया या 0 डिग्री को आधार मान के उत्तर और दक्षिण में किसी स्थान के कोणीय मान को अक्षांश का और कोणीय मान को मिलाते हुए जो रेखा खींची उस रेखा को बोला अक्षांश रेखा पहली बात। दूसरी बात कुल अक्षांश कितने हैं ग्लोब पर 90 उत्तरी अक्षांश 90 दक्षिणी अक्षांश 0 डिग्री टोटल कितने हुए 181 अक्षांश। अक्षांश रेखाएं कितनी है दोनों ध्रुव रेखा न होकर बिंदु के रूप में है तो 181 अक्षांश में से दो जो ध्रुव है उनको माइनस करोगे तो 179 179 स्पष्ट दिख रहा है क्या थोड़ा कट रहा है हाँ थोड़ा सा कट रहा है ना 179 179 ठीक है तो 179 क्या है अक्षांश रेखाएं दोनों ध्रुव किस रूप में बिंदु के रूप में। अक्षांशों के बीच की दूरियां ध्रुवों की ओर बढ़ती है अक्षांश की खुद की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती है अक्षांश की खुद की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती है। ध्यान देना सबसे बड़ी अक्षांश 0 डिग्री तो अक्षांशों की खुद की लंबाई तो ध्रुवों की ओर घटेगी लेकिन अक्षांश के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है क्योंकि ध्रुवों के पास से पृथ्वी है वो चपटी है। ठीक है तो ये तो बात हुई किसकी अक्षांश की। अब देखते हैं देशांतर की अब देखते हैं देशांतर की देशांतर। अब देखिए आप
ये ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब पर ये उत्तरी ध्रुव, यहां से एक सीधी रेखा ली गई ग्लोब के सहारे, उत्तर से दक्षिण को मिलाया गया, है ना। फिर इसी वे में पूरे ग्लोब पर रेखाएं खींची गई, इसी वे में पूरे ग्लोब पर रेखाएं खींची गई। ये भी देखें वही आधार है, एक आधार मान के किसी स्थान के कोणीय मान को मिला के खींची गई रेखाएं। अब ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा गया। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहा गया, या 0 डिग्री प्रधान अक्षांश, 0 डिग्री प्रधान अक्षांश। ये 0 डिग्री प्रधान अक्षांश से ये विद्यार्थियों तय किया गया किसको माना जाए। बहुत सारे अक्षांश है, अभी बताएंगे कितने हैं। तो ये 1884 में जो सम्मेलन हुआ उसमें तय हुआ कि लंदन के अंदर एक रॉयल सोसाइटी ज्योग्राफी का सेंटर था, है ना, ग्रीनविच में, लंदन ग्रीनविच में, लंदन के अंदर ग्रीनविच में एक रॉयल सोसाइटी ज्योग्राफिकल सेंटर था। तो उसके ऊपर से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया। तो अब उस रेखा को आधार मान लिया 0 डिग्री। अब उस 0 से उधर सारे 0 से पश्चिम की ओर, 0 से पश्चिम की ओर आधे देशांतर और 0 से पूर्व की ओर आधे देशांतर। तो आप देखोगे अक्षांश को बांटा था उत्तर और दक्षिण में और देशांतर को बांट लिया पूर्व और पश्चिम में। 0 डिग्री कहां से निकाली? लंदन में ग्रीनविच रॉयल में जो ग्रीनविच के अंदर रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का सेंटर था, वहां से निकलने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा मान लिया, उसी को 0 डिग्री माना। अब 0 डिग्री से आधी पश्चिम में और आधी पूर्व में। अब देखो ग्लोब है, ग्लोब के चारों ओर अगर आप जाओगे तो दोनों साइड में 0 डिग्री को उधर से वापस घूम के इधर आओगे तब तक 360 देशांतर होंगे। क्या आप समझ सकते हो? एक वर्त है, वर्त में अगर आप यूं देशांतर खींचोगे तो एक वर्त में बनने वाले कोणों का मान कितना है? 360। तो अगर मैं ये वर्त का केंद्र बिंदु मानूं और यूं अगर इस वे में देशांतर रेखा खींचूं तो आप समझोगे 360 देशांतर रेखाएं खींची जाएगी, ठीक है। तो 0 डिग्री, 0 के आधी इधर, अर्थात इधर कितनी हो गई? 180 डिग्री, और इधर भी कितनी हो गई? 180 डिग्री। तो 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी। अब देखो अक्षांश कितना, देशांतर कितने हुए? 180 तो पूर्वी और 180 पश्चिमी, टोटल कितने हुए? 180 और 180 360। वापस बताता हूं देशांतर क्या है। तो 0 डिग्री प्रधान देशांतर है, 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, देशांतरों को यामोत्तर भी बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम में किसी स्थान के कोणीय मान को देशांतर कहते हैं, और समान कोणीय मान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर है कितनी? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। अब देखना अगर ये 0 डिग्री है इस साइड की ग्लोब की, तो उधर आप जाओगे तो पीछे की साइड में जो ये पूर्वी और पश्चिमी देशांतर वापस मिलेगी, तो जहां ये मिलेगी वो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। जैसे मान लो आप मानोगे ये मान लो, मैं आपको समझाऊं ग्लोब के सहारे, अगर ग्लोब पे एक साइड की आप 0 डिग्री मान रहे हो तो ठीक उसके विपरीत जो रेखा है वो 180 डिग्री है ना, क्योंकि वर्त में बनने वाले कोणों का मान तो 360 है। 360 से ज्यादा कोण बन नहीं सकते, एक एक डिग्री के अंतराल में खींचे जाएंगे। तो 180 इधर खींच ले, 180 इधर खींच ले, 180 और 180 360 होते हैं, और एक ये 0 डिग्री है तो 361 हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो 180 पश्चिमी है और 180 पूर्वी है, ये दोनों विपरीत दिशा में एक ही है, इसलिए 180 को पश्चिम और पूर्वी दोनों कहेंगे। अभी आगे एक मैं और स्लाइड बनाऊंगा अलग ढंग से, यहां बना लेता हूं। जैसे मान लो आप ग्राफ पे लोगे ना देशांतर रेखाओं को, तो मान लो मैंने ले लिया ये 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री से ये पूर्व है ना, तो मान लो ये हो गया 50 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 150 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री पूर्व। इधर मान लिया ये 50 डिग्री,
70 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, और ये भी 180, और ये किधर हो गए? पश्चिम। तो अब देखो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी। 180 और 180 कितने हुए? 360, और एक ये कितने हुए? 361 हो गए। लेकिन ये मानचित्र पर 361 है, देशांतर रेखा है, मानचित्र पर 361 है, लेकिन क्या ग्लोब पर 361 है? नहीं। ग्लोब पे अगर आप इसी कागज को मोड़ के गोल करोगे तो ग्लोब बन जाएगा, है ना। तो कागज को जब मोड़ोगे तो 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी दोनों क्या है? एक है। दोनों क्या है? एक है। मिल जाएगी। दोनों को एक मानोगे तभी तो वापस 361 से 360 होगी, क्योंकि देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360, 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी, तो दोनों को वापस मिलाओगे तो एक हो जाएगी। इसलिए 180 पश्चिमी और पूर्वी, 180 के साथ में 180 के साथ में पूर्व और पश्चिम दोनों शब्द लगेगा, पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाएं लगेगी। ओके, क्लियर है? वापस बता रहा हूं, यहां पे देखा अपन ने अक्षांश को, यहां पे किसको देखा? अक्षांश को। अक्षांश कितनी है? 181। अक्षांश का निर्धारण उत्तर और दक्षिण में, दोनों गोलार्ध, दोनों ध्रुव है वो बिंदु के रूप में, इसलिए अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। पहली बात। दूसरी बात, देशांतर उत्तर से दक्षिण खींची जाती है और पश्चिम से पूर्व बांटी जाती है। उत्तर से दक्षिण तो खींची जाती है और पूर्व पश्चिम में बांटी जाती है। अक्षांश को किधर खींचा था? अक्षांश को खींचा तो था पश्चिम से पूर्व, लेकिन बांटा था उत्तर और दक्षिण में। देखो इस क्लास को आराम से देखना, मैं भी आज फुल टाइम ले रहा हूं आराम से, ताकि आपकी क्लास समझ में आए। बहुत बेसिक है, बहुत प्रॉपर है और बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्लास है, इसको आराम से सुनना, तसल्ली से समझना। फिर ये देखें, अब देशांतर क्या है? आधे पश्चिम में और आधे पूर्व में। 180 पश्चिम में, 180 पूर्व में, तो दोनों मिला के टोटल देशांतर रेखा कितनी हुई? 360। देशांतर कितनी हुई? 360। यहां पे मैंने बताया कि जो पश्चिमी 180 पश्चिमी देशांतर है वही 180 पूर्वी देशांतर है। क्यों? क्योंकि इसको वापस, ये तो फैला हुआ कागज है, ग्लोब है, वो मैंने कागज पे ले लिया। जब वापस इस कागज को मिलाओगे तो 180 पश्चिम और 180 पूर्वी दोनों क्या है? एक ही है, और ये 0 डिग्री के सामने है, ठीक है। अगली बात मैं लेके आता हूं आपको यहां पे, ये देखिए, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, ये अक्षांश और ये देशांतर, ये अक्षांश और ये देशांतर। अक्षांश 0 डिग्री, इक्वेटर भूमध्य रेखा को आधार मान के खींची गई है उत्तर में और दक्षिण में। ये देशांतर ये ध्रुव है, ध्रुव से खींची गई है सारे पूरे ग्लोब पर। देशांतर टोटल कितनी है? 0 से 180 इधर, 0 से 180 इधर। मैंने बताया था 180 पश्चिम की और 180 पूर्व की, दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ एक बार ही लिखा हुआ है 180, ठीक है। तो 0 डिग्री से 180 इधर जाओ, चाहे 0 से 180 इधर जाओ, 180 एक ही है, और ये 180 हमेशा 0 डिग्री के विपरीत है, ठीक है। तो देशांतर कितने हुए? 360। देशांतर कितने हुए? 360। 180 पश्चिम में, 180 पूर्व में, ओके। और खींची गई है देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर। दक्षिण गोलार्ध इसमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा उत्तरी गोलार्ध को अंदर लिया हुआ है, ठीक है। अब अक्षांश 0 से 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, तो 90 उत्तर की, 90 दक्षिण की, प्लस 1 0 डिग्री भूमध्य रेखा, टोटल अक्षांश कितने हुए? 181। लेकिन कोई अक्षांश रेखा की बात करें, अक्षांश रेखाएं की बात करें, अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा कितनी है? ओनली 179। ये रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही है ना। रेखा मैंने जो ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं उनको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रेखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्लोब पर, है ना। तो यहाँ देखोगे तो ये भी रेखाएं हैं, तो ये रेखा 179 है, इसका ध्यान रखना विशेष। तो ये तो यहाँ से बेसिक इनकी जानकारी। अब इनसे और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हो गया इनका बेसिक आधार, कैसे निर्धारण किया और कितनी क्या संख्या है। अब अक्षांश का उपयोग कहाँ होता है? किसी स्थान की स्थिति निर्धारण में, किसी स्थान के स्थिति निर्धारण में, किसी स्थान के स्थिति निर्धारण में इसका उपयोग है ना। हालांकि देशांतर इसके साथ में रहते हैं, पर अक्षांश का इंपोर्टेंट किसी स्थान के स्थिति निर्धारण में। देशांतर का मुख्य उपयोग कहां पर है? ग्लोब पर समय निर्धारण में, ग्लोब पर समय निर्धारण में। याद रखना, समय निर्धारण, समय का निर्धारण किन से होगा? देशांतर से।
समय का निर्धारण किनसे होगा? देशांतर से। समय का निर्धारण किनसे होगा? देशांतर से। और किसी स्थान के स्थिति का निर्धारण किससे होगा? अक्षांश से, है ना। जैसे भारत का मानक समय कितना है? कहां से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। वैसे पश्चिमी देशांतर से। अक्षांश अर्थात देशांतरों से समय का निर्धारण होता है, अक्षांश से किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण होता है। ओके, क्लियर है यहां तक बात? अब ये इनके मुख्य उपयोग हो गए, इनके प्रकार हो गए। अब देशांतर की एक बात यहाँ पे बाकी रह रही है, मैं आपको बताता हूं। देशांतर में आप ध्यान देना, देशांतर रेखा अपन ने माना 0 डिग्री को 1884 में लंदन से निकलने वाली ग्रीनविच जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी सेंटर है वहां से निकलने वाली लाइन को 0 डिग्री माना। 0 डिग्री से आधे पश्चिम में और आधे पूर्व में ऐसे निर्धारण हुआ। ठीक है, अब इंपोर्टेंट बात, आप देखोगे ध्रुवों पे सारे देशांतर आके मिल रहे हैं। ध्रुवों पे सारे देशांतर आपस में आके मिल रहे हैं। 0 डिग्री पर देशांतरों के बीच की चौड़ाई सर्वाधिक है, अर्थात ये समझ सकते हो 0 डिग्री पर देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो सर्वाधिक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटती है। ध्यान से सुनना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटती है, और घटती ये ध्रुवों पे जाके आपस में सारे देशांतर मिल जाते हैं। उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, सारे देशांतर आपस में मिलते हैं। ठीक है, वापस इसी बात को उलट रहा हूं, ध्रुवों से 0 डिग्री की ओर आने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ रही है। ध्रुवों से 0 डिग्री की ओर आने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। अब आपसे कोई पूछे देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी कहां है, आप कहोगे विषुवत रेखा पर, और कितनी है? 111.3 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर। ये घटती ध्रुवों पे जाते ही 0 किलोमीटर हो जाती है, अर्थात सारी आपस में मिल जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, देशांतर की लंबाई पूरे ग्लोब पर समान है, अर्थात पूरे ग्लोब पर सभी देशांतरों की लंबाई समान है, चाहे वो 0 डिग्री है, चाहे 180 डिग्री है, चाहे वो 140 डिग्री है। अब एक अक्षांश के विपरीत दूसरी, एक देशांतर के विपरीत दूसरी देशांतर कौन सी होगी? तो इसका सीधा एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको अगर पूछे कि 40 डिग्री अक्षांश है, कोई भी 40 डिग्री पूर्वी अक्षांश है, इसके विपरीत यानी इसके ठीक विपरीत सामने वाले अक्षांश कौन सी होगी, तो आप 180 में से ये घटा देना और जो शेष रहे वो बता देना। 180 में से मैंने इसको माइनस किया तो शेष रहा 140, और दिशा बदल देना, पूर्व की जगह 125 दे देना। अर्थात एक देशांतर के विपरीत दूसरी देशांतर लोगे तो दो विपरीत देशांतरों के बीच 180 कुल योग आना चाहिए। जैसे 10 डिग्री पूर्वी देशांतर की विपरीत दिशा कौन सी है, यहाँ एक और उदाहरण दे रहा हूं। 10 डिग्री पूर्वी देशांतर की विपरीत देशांतर कौन सी है, तो 180 में से 10 माइनस किया तो शेष रहे 170, और दिशा बदल दो, ये आ जाएगा पश्चिमी। ठीक है, वापस बताऊं, दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, पहली बात। दूसरी बात, सभी देशांतरों की लंबाई बराबर होती है। तीसरी बात, एक देशांतर के विपरीत दूसरी देशांतर कौन सी होगी, 180 में से माइनस कर दो और दिशा बदल दो। ठीक है, तीसरी बात, देशांतर सारी एक देशांतर अपने विपरीत देशांतर से मिलके सभी, आप देखोगे तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है। ऐसी रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटे उसे वृत्त कहा गया है, उसे वृत्त कहा गया है। अब आप पूछोगे ग्लोब पर वृत्त कितने हैं, तो देखें एक देशांतर के विपरीत देशांतर लोगे तो देशांतर कितने बन रहे हैं आपस में विपरीत, 360 के आधे कर लो 180, यानी 180 तो देशांतरों के वर्ध, 180 तो देशांतर में वर्ध बन गए। वर्ध है क्या, वो वर्ग जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटे। तो देखो सारे देशांतर, एक देशांतर विपरीत देशांतर से मिलके, अर्थात आमने सामने के देशांतर मिलके पृथ्वी को दो भागों में बांट रहे बराबर, तो ऐसे वर्ग को बोलेंगे वृत्त वर्ग, है ना। तो 0 डिग्री के सामने हो गए 180,
यूं काट लिया, 1 डिग्री के सामने हो गया 179, फिर वो काट लिए, आमने सामने वर्त मिलते मिलते दो देशांतर विपरीत मिलके वर्धवर्त का निर्माण करते हैं। तो देशांतरों में वर्धवर्त कितने हुए 180, और एक वर्धवर्त यहाँ पे और है, ये रहा, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री भी बराबर पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। तो 180 तो देशांतर के वर्धवर्त और एक है वो अक्षांश का। टोटल वर्धवर्त कितने हुए 181। इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धवर्त कितने हुए 181 है। क्या वर्धवर्त? वो रेखाएं या वो वर्त जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटे। तो देशांतर 180 बराबर बांट रहे भागों में, विपरीत 2 देशांतर या एक देशांतर अपने विपरीत देशांतर के साथ मिलकर ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और एक हो गया 0 डिग्री, तो ये हो गए 181। ठीक है, तो ये हो गया आपके देशांतर। वर्धवर्त वाली बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ इसकी इंपोर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई मैंने। पृथ्वी लगभग गोले के समान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या तथा ध्रुवीय त्रिज्या एक समान नहीं है। विषुवत रेखा की त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या दोनों क्या है, अलग अलग है। इसलिए विभिन्न स्थानों की स्थिति को जानने के लिए ग्लोब या मानचित्र पर काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया गया है। काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया गया है। मैंने पहले बोला अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी है, काल्पनिक रेखाएं। तो इन काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया गया है ना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से 2 प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगला टॉपिक वही है अपना, पृथ्वी की गतियां, है ना। तो उसमें देख लेना, पृथ्वी 2 तरह का घूर्णन करती है। एक अपने 2 तरह की गतियां करती है, एक अपने स्थान पर घूमती है, दूसरा अपने कक्षा तल में घूमती है। स्थान पर घूमती है उसे घूर्णन, कक्षा तल पे घूमती है सूर्य के चारों ओर उसे परिक्रमण। दोनों पढ़ेंगे, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने पर 2 प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। ये भौगोलिक ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं। भौगोलिक ग्रिड का अर्थ है जाल, है ना। भौगोलिक ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं, जिसके आधार पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया। ग्रिड में 2 प्रकार की रेखाएं हैं, एक क्षैतिज है, दूसरी ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज पृथ्वी के समानांतर है, वो तो है अक्षांश रेखा, और ऊर्ध्वाधर है लंबवत, लैटिट्यूडनल, है ना। तो वो कहलाएगा आपका देशांतर, जिसे अक्षांश समानांतर तथा देशांतर याम्योत्तर कहा जाता है। क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई है। मैंने बताया अक्षांश खींची जाती है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर, तो भी बात एक ही है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को विषुवत वर्त कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई रेखा को विषुवत वर्त कहते हैं। विषुवत वर्त यह सबसे बड़ा वर्त है तथा यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसे वृत्त वर्त कहा गया। मैंने अभी बताया ग्रेट सर्कल, वृत्त वर्त क्या होता है, ऐसा वर्त जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटे, उसे क्या बोला जाएगा, वर्त। वर्त ग्लोब पर कितने हैं, 180 तो देशांतर में है और एक 0 डिग्री अक्षांश वाला, टोटल 181 वर्त है। ध्यान रखना, 180 देशांतर वाला और एक है अक्षांश वाला, टोटल वर्त कितने हैं, 181। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात, 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसे वृत्त वर्त कहते हैं, ग्रेट सर्कल, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, सभी देशांतर रेखाएं विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने से आनुपातिक रूप से आकार में छोटी होती जाती है। देशांतरों की खुद की लंबाई मैंने आपको बताया विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटेगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे घटेगी, लेकिन अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, चपटी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। ओके, समांतर रेखाएं विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर जाने पे अनुपातिक रूप में छोटी होती जाती है तथा पृथ्वी को 2 असमान भागों में बांटती है, जिन्हें लघु वर्त भी कहते हैं। अब समान भाग में बांटे तो उसे वृत्त वर्त कहेंगे, ग्रेट सर्कल, लेकिन असमान भागों में बांट रही है। देखो यहाँ पे देखा अपन ने, असमान भागों में बांट रही है। ये देखो आप, एक इसको देखो, ये तो समान भागों में बांट रही है ना, ये तो समान भागों में बांट रही है, ये तो वृत्त वर्त है 0 डिग्री अक्षांश, लेकिन ये वर्त नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी को असमान भागों में बांट रही है। ठीक है, लेकिन ये 2 विपरीत देशांतर मिलके, एक ये देशांतर और इसी के सामने वाली देशांतर, ये मिलके
पृथ्वी को बिल्कुल समान भागों में बांट रही है, आधी इधर और आधी इधर, इसलिए इसे ग्रेट सर्कल कहेंगे, वृत्तवर्त, जो ग्लोब पर 180 देशांतर है और एक अक्षांश का 0 डिग्री। ठीक है, सारी बातें मैंने समझाई और सारी अब अच्छे से यहीं पे वही बातें लिखी हुई है, आप आराम से इसको देखना। पृथ्वी 2 असमान भागों में बांटती है जिसे लघु वर्त कहते हैं, पश्चिम की ओर खींचती है ना, लघु वर्त भी कहते हैं, से पश्चिम की ओर खींची इन काल्पनिक रेखाओं को सामान्यतः अक्षांश समांतर कहा गया है ना, लघु वर्त है। और विषुवत वर्त से पश्चिम की ओर खींची, कहां से लाइन ये मिस हो रही है, सभी देशांतर विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने से अनुपातिक रूप में आकार में छोटी होती जाती है तथा ये पृथ्वी को 2 असमान भागों में बांटती है जिन्हें लघु वर्त भी कहते हैं। ये पश्चिम की ओर खींची, ये पश्चिम की ओर खींची इन काल्पनिक रेखाओं को सामान्यतः अक्षांश समांतर कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाने वाली, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली लंबवत रेखा दोनों ध्रुवों को जोड़ती है, इन्हें देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है, देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है, देशांतरीय याम्योत्तर, उत्तर से दक्षिण दोनों ध्रुवों को जोड़ रही है। फिर आ रहा है विषुवत वर्त, फिर आ रहा है विषुवत वर्त। विषुवत वर्त पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, इनके बीच की दूरी, देशांतरों के बीच की दूरी, लेकिन प्रत्येक ध्रुव पर एक बिंदु पर सारी देशांतर आपस में मिल जाती है, ध्रुवों पे जाती सारी देशांतर मिलती है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सामान्यतः, ये अक्षांश है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सामान्यतः भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है ना, कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट, आपके भौगोलिक निर्देशांक, क्योंकि ये रेखाओं के जाल का एक तंत्र बताती है, रेखाओं के जाल का एक तंत्र बताती है जिस पर हम धरातल के विभिन्न लक्षणों की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये देखो, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर से होता है, किसी स्थान के स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर से होता है। इन निर्देशांकों की सहायता से विभिन्न बिंदुओं की अवस्थिति, दूरी तथा दिशा को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। अक्षांशों एवं देशांतरों को डिग्री या अंश में मापते हैं, डिग्री या अंश में, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 90 डिग्री, आपने देखा 180 डिग्री, ये इस रूप में। ठीक है, क्योंकि ये कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है, कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी क्या है, किसी स्थान के कोण का मान, उस स्थान के कितने डिग्री का कोण का मान है, वो कोणीय दूरी है, और कोणीय दूरी को डिग्री या अंश में मापते हैं। अक्षांश और देशांतर को भी डिग्री या अंश में मापेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में एवं प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में मापते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री के बाद देखो, अब ये दिख रहा है ना आपको आराम से, अब दिख रहा है। ठीक है, देखिए आप ये 1, ये डिग्री, ये 1, ये मिनट, ये 1, ये सेकंड, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, ये मिनट, ये है डिग्री, ये 1 यूं करोगे निशान तो ये हो जाएगा आपके मिनट, और ये डबल करोगे तो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, ये इसका विभाजन है। अब यहां है अक्षांश समानांतर, ये विषुवत वर्त के ऊपर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को डिग्री, मिनट तथा सेकंड में व्यक्त करता है। अक्षांश रेखाओं को प्राय समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है ना। देशांतर याम्योत्तर, यह प्रधान याम्योत्तर ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु की कोणीय स्थिति को डिग्री, मिनट एवं सेकंड में व्यक्त करता है। देशांतर रेखाओं को प्राय याम्योत्तर कहा जाता है। ये सारी बातें मैंने अभी बताई, किसी स्थान के कोणीय मान को उस स्थान का अक्षांश या देशांतर कहेंगे। अगर उस स्थान से उत्तर और दक्षिण में वो कोणीय मान है तो उसे अक्षांश कहेंगे, अगर उस स्थान से या ग्रीनविच से पूर्व या पश्चिम में है तो उस स्थान को देशांतरीय अक्षांश कहेंगे, देशांतरीय मान कहेंगे।
ग्रीनविच से पूर्व और पश्चिम में कोई स्थान का कोणीय मान है तो उसे देशांतर कहेंगे, और समान कोणीय मानों को मिलाने वाली रेखा को रेखा कह लेंगे। फिर देशांतर रेखा हो जाए अक्षांश रेखा हो, ठीक है। अक्षांश समानांतर, वापस लाइन आगे रिपीट हो गई। देशांतर याम्योत्तर यहाँ तर व्यक्त होता है, ये सेम लाइन, यहाँ से फिर वापस देखना। देशांतर रेखाओं को प्राय याम्योत्तर कहा जाता है। अक्षांश समानांतर भूपृष्ठ पर किसी स्थान, यहां से देखना आप वापस, ये यहां से अक्षांश समानांतर भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वर्ग के उत्तर या दक्षिण यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। उत्तर या, अभी बताया मैंने। अक्षांश क्या है? अक्षांश समानांतर किसी भी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वर्ग के उत्तर या दक्षिण में याम्योत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। विषुवत रेखा को आधार मान के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फिर देखें आगे। अब पहले आया आपके अक्षांश समानांतर। अक्षांश समानांतर ये विषुवत वर्ग के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करता है। अक्षांश रेखाओं को प्राय समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। वापस परिभाषा में ले लिया मैंने, पहले बात आ गई। भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वर्ग के उत्तर या दक्षिण यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समानांतर रेखा कहलाती है। एक ही स्थान पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसीलिए अक्षांश समानांतर कहलाता है। विषुवत वर्ग का मान 0 डिग्री है एवं ध्रुवों के अक्षांश का मान 90 डिग्री है। उत्तरी एवं 90 डिग्री दक्षिणी है। यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। क्यों? क्योंकि ध्रुव है वो बिंदु के रूप में, न कि रेखा के रूप में। तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वर्ग को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितनी हुई? 179। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था अक्षांश रेखाओं की कुल लंबाई कितनी है, चाहे अक्षांश रेखाएं बोल दो चाहे अक्षांश समानांतर बोल दो, कुल कितनी है? 179। ओके। यदि पृथ्वी बिल्कुल गोल होती तो अक्षांश 1 डिग्री अक्षांश एक स्थिरांक होता, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका मान बराबर 111 किलोमीटर होता। प्रत्येक स्थान पर अक्षांश के बीच का मान कितना होता है? 111 किलोमीटर, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का। लेकिन पृथ्वी ऐसी गोल नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी हुई है, यही बात लिखी हुई है। अगर पृथ्वी बिल्कुल गोल होती तो प्रत्येक 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती, ठीक है। यह लंबाई विषुवत वर्ग पर सभी देशांतर वर्ष से ध्रुवों की और अक्षांशों की लंबाई में कुल परिवर्तन आता है। क्या होता है? परिवर्तन आता है। कितना आता है ये देखो, विषुवत वर्ग पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर यह लंबाई 111.7 किलोमीटर है। अर्थात विषुवत वर्ग से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है। अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है। स्लाइड साफ दिख रही है? ओके। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर अक्षांशों के बीच की 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 110.6 किलोमीटर है। ध्रुवों पर यही लंबाई 111.7 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये स्लाइड भी आपको आसानी से समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखें। फिर आ जाता है अब देशांतर। ये प्रधान याम्योत्तर ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम में खींची गई। हालांकि इन सभी का निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन डीसी सम्मेलन में हुआ। ये बात पहले ही मैं लिख चुका हूं। प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच के पूर्व या ग्रीनविच नामक एक सोसाइटी, वो आपके एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला है लंदन के अंदर, वहां से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री माना प्रधान याम्योत्तर। उससे पूर्व में आधी और आधी पश्चिम में, तो ग्रीनविच से गुजर रही है, इसलिए प्रधान याम्योत्तर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम में स्थित बिंदु की कोणीय स्थिति को डिग्री, मिनट या सेकंड में व्यक्त करता है। देशांतर रेखाओं को प्राय याम्योत्तर कहा जाता है ना। देशांतर को याम्योत्तर भी कहा जाता है। फिर देशांतर याम्योत्तर पूर्ण वर्त बनाने वाली अक्षांश रेखाओं के विपरीत अर्धगोलाकार देशांतरीय याम्योत्तर ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती है। अगर आमने सामने के याम्योत्तरों को एक साथ मिला दिया जाता है तो ये पूर्ण वर्त बन जाती है।
पूर्ण वर्त किसे कहते हैं, ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं, ऐसा वर्त जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटे उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्त, ग्रेट सर्कल या वृत्त वर्त। ठीक है, तो दो देशांतर यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर आमने सामने के याम्योत्तरों को एक साथ मिला दिया जाता है तो ये पूर्ण वर्त बन जाते हैं, लेकिन इनकी गणना दो अलग अलग याम्योत्तरों के रूप में की जाती है। ये याम्योत्तर विषुवत वर्त को समकोण पर काटते हैं, सारे याम्योत्तर विषुवत वर्त जो भूमध्य रेखा है उसको समकोण पर काटते हैं। अक्षांश समानांतर के विपरीत इसकी लंबाई समान होती है। अक्षांश तो ध्रुवों की और खुद की लंबाई अक्षांशों की घटती जाती है, लेकिन सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। ठीक है, सुविधाजनक गणना के लिए ग्रीनविच वेधशाला लंदन के निकट है से गुजरने वाली देशांतरी याम्योत्तर को अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा प्रमुख याम्योत्तर माना गया तथा इसे 0 डिग्री का मान दिया गया। अभी बताया 1884 के अंदर जो सम्मेलन हुआ उसमें इस 0 डिग्री का निर्धारण हुआ, 0 डिग्री से पश्चिम में और आधे 0 डिग्री से पूर्व में देशांतरों का निर्धारण किया गया। फिर देखना आप, किसी स्थान का देशांतर उस स्थान के प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व या प्रमुख याम्योत्तर या 0 डिग्री याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है और इसे डिग्री में मापा जाता है, जैसे अक्षांश को मापते हैं। देशांतरों का मान प्रमुख याम्योत्तरों से पूर्व तथा पश्चिम में 0 से 180 तक होता है। पृथ्वी का वह भाग जो प्रमुख याम्योत्तरों के पूर्व में है उसे पूर्वी गोलार्ध तथा जो पश्चिम में है उसे पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। वैसे ही जैसे अक्षांश में बोला जाता है आधे उत्तरी अक्षांश तो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध का अक्षांश, फिर पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर, है ना। अब देखें आप आगे की बात। अब अक्षांश और देशांतर ये मुख्य बातें हो गई, अक्षांश देशांतर की ये मुख्य बातें हो गई। अक्षांश पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, देशांतर थोड़ा सा दोनों में अंतर बता देता हूं, फिर देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण कैसे करते हैं उसको भी अभी पढ़ेंगे। देखिए आप कुछ दोनों मुख्य अंतर बता देता हूं। अक्षांश 0 डिग्री को आधार मान के उत्तर और दक्षिण में किसी स्थान के कोणीय मान को अक्षांश कहते हैं। देशांतर 0 डिग्री को कोण मान के पूर्व और पश्चिम में किसी स्थान के कोणीय मान को देशांतर कहते हैं और समान कोणीय मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा। अक्षांश खींची जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, देशांतर खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर। अक्षांश कुल अक्षांश कितनी है 181, कुल अक्षांश कितनी है 181, कुल देशांतर कितनी है 360। अक्षांशों के बीच की दूरी 0 डिग्री से 90 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव चपटे हैं, है ना। और अक्षांशों की खुद की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। इसके विपरीत देशांतर की दूरी 0 डिग्री से, देशांतरों की दूरी आप देखोगे 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर, 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। दो देशांतर के बीच की 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, लेकिन सभी देशांतरों की लंबाई बराबर होती है। सभी देशांतरों की लंबाई जो है वो बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर। फिर अक्षांश का निर्धारण किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण होता है, इसका उपयोग देशांतर का उपयोग समय निर्धारण में होता है। ठीक है, फिर अक्षांश क्या करते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों के जाने पे घटती है। अक्षांश की खुद की नहीं, अक्षांश के बीच की दूरी तो ध्रुवों के जाने पे बढ़ती है, सॉरी, लेकिन अक्षांश की खुद की लंबाई घटती है। इधर दो देशांतरों के बीच की ध्रुवों के जाने पे घटती है, लेकिन देशांतरों की खुद की लंबाई बराबर होती है। ये इनके मुख्य अंतर है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि यहां इनका निर्धारण कैसे होता है। समय का निर्धारण, समय का निर्धारण हेडिंग डालना, देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण, देशांतर से समय का निर्धारण, समय का निर्धारण, देशांतर रेखा से समय का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो मैं एक ग्लोब बना रहा हूं, चार्ट बना रहा हूं देशांतरों का, जैसे ये 0 डिग्री, ये देखिए 0 डिग्री। अब आप सबको पता होगा पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, सूर्य उदय होता है पूर्व में,
पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात पृथ्वी का पूर्वी भाग हमेशा से ही सूर्य के सामने रहता है, इसलिए सनराइज होता है ईस्ट में, इसलिए सनराइज सूर्य उदय होता है पूर्व में, है ना। अब सूर्य उदय हो रहा है पूर्व में, अर्थात पूर्वी भाग हमेशा पृथ्वी पर आगे रहता है ना। तो मैं ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ये पूर्वी 180 डिग्री देशांतर, और ये 0 के पश्चिम में 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। पश्चिम और पूर्व इसके साथ दोनों दिशा लगेगी, इसके साथ भी दोनों दिशा लगेगी, क्योंकि 180 पश्चिम और 180 पूर्व दोनों एक ही है। अब देखो अपन को पता है पूरे ग्लोब पर 360 देशांतर है, 360 देशांतर में पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर रही है 24 घंटे में, एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, है ना। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री पूरे देशांतर को पार कर लेती है, ठीक है। अर्थात जैसे मान लो कोई स्थान यहाँ पे सुबह 7 बजे है कोई स्थान, तो पृथ्वी घूम के वापस आएगी दूसरे दिन उसी स्थान पे 7 बजे, तब तक 360 डिग्री पूरे हो जाएंगे और 24 घंटे लगेंगे। अर्थात पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में, अपने स्थान पर एक चक्कर पूरा करती है तो उसे 24 घंटे लगते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है, तो एक घंटे में कितनी घूमेगी, तो एक घंटे में घूमेगी 15 डिग्री, एक घंटे में कितनी घूमेगी 15 डिग्री। मैं इसको अगर मिनटों में कन्वर्ट करूं तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट घूम रही है पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर, तो एक बराबर कितने होंगे 4 मिनट, एक बराबर होंगे 4 मिनट। देखो अब गणना आराम से सुनना समझना, 360 डिग्री चक्कर पूरा कर रही है पृथ्वी 24 घंटे में, अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम रही है, एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम रही है। अब एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम रही है, अर्थात एक देशांतर को या एक मिनट में कितना घूमेगी, एक मिनट में कितना घूमेगी, तो एक मिनट एक डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी समय ले रही है। यहाँ देखो 15 डिग्री पार करने में ले रही है, एक घंटा का हो चाहे 60 मिनट को बात एक ही है, एक घंटा का हो चाहे 60 मिनट, 60 मिनट में पार कर रही है 15 डिग्री, तो एक डिग्री कितने में पार करेगी 4 मिनट में। यहाँ मैं लिख लेता हूं, आप नोट लगा के आप भी लिख लेना, नोट लिख लेना, पृथ्वी 360 डिग्री पार करने में 24 घंटे लेती है, पृथ्वी 360 डिग्री पार करने में या एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। एक घंटे में कितने घूमेगी, एक घंटे में पृथ्वी घूमेगी 360 भाग 24, एक के लिए भाग लगेगा, बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। अर्थात पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार करती है, पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है, ठीक है। तो अब एक डिग्री देशांतर, एक देशांतर पार करने में कितना समय लेगी, बराबर एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट भाग 15 डिग्री तो हो जाएगा 4 मिनट, क्या हो जाएगा 4 मिनट। सेंस क्या निकला, 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है। आप देख लेना, लिख लेना अच्छे से, ये नोट कर लेना, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट ले रही है, ठीक है। ये बात यहां तक समझ में आई होगी, अच्छे से इनको नोट कर लेना। थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये सब हटा रहा हूं जो अपन ने अभी हल किया, क्योंकि अपन को समय का निर्धारण कैसे किया जाता देशांतरों के आधार पे उसको सीखना है, ठीक है। अभी सीखते हैं कैसे करते हैं समय का निर्धारण। अपन को पता है पृथ्वी घूम रही है 360 डिग्री, पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है, जिसे अपन एक सौर दिवस कहते हैं, है ना। 24 घंटे की अवधि को एक सौर दिवस कहा जाता है। अब ये ग्राफ पर मैंने देशांतर रेखाएं ली है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री को क्या बोलेंगे अपन, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री को अपन क्या बोलेंगे, ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामियोत्तर रेखा, ठीक है। अब देखना, आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 0 डिग्री पर सुबह 7 बजे, 7 AM अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के कितने बजे, 7 AM लगा मतलब मॉर्निंग के 7 बजे, तो आपसे पूछे 82.5 डिग्री पर समय कितना होगा, 82.5 डिग्री
या यूं भी लिख सकते हो 82 डिग्री और 30 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 डिग्री हो, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, अभी देखा था अपन ने, 1 डिग्री 60 मिनट है ना ये, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये एक्स्ट्रा कहीं साइड में लिख लेना, आप ध्यान रखना, ठीक है। ये भी छोटा करूँ थोड़ा, दिख नहीं रहा आपको, अब दिख रहा है, अब देखना, ध्यान देना। आपसे किसी ने पूछा कि सुबह 7 बजे हैं ग्रीनविच रेखा पर, ये रेखा कौन सी है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच से निकलती है इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 7 बजे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये कौन सा देशांतर है, इधर जाओगे पूर्व, इधर जाओगे तो 179 तक तो पूर्व ही है, फिर 180 वापस हो जाएगा, इधर भी 179 तक पश्चिम है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। तब इसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसके लिए यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करें, दोनों स्थानों के बीच के देशांतरों का अंतर निकालें। देखो इसमें 3 मेथड आप काम करें। सबसे पहले दोनों स्थानों के देशांतर का अंतर, दोनों स्थानों के देशांतर का अंतर, देशांतर का अंतर, पहली बात। दूसरी बात क्या करें, 4 से गुणा करें, 4 से गुणा करें। तीसरी बात समय का निर्धारण करें, तीसरी बात समय का निर्धारण करें, समय का निर्धारण करें 60 का भाग देकर, 60 का भाग देकर। ये 3 बातें लिख लें, इस फॉर्मूले से, सारी गणित इसी फॉर्मूले से है, तीनों बातें लिख लें आप। सबसे पहले दोनों स्थानों के बीच के देशांतरों का निर्धारण, अंतर ज्ञात करें, दोनों स्थानों के देशांतरों का अंतर। दूसरी बात 4 से गुणा करें। तीसरी बात क्या करें कि उसको 60 से भाग दे दें, अर्थात तो समय और मिनट दोनों आपके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस इसको रब कर रहा हूं, आराम से इस क्लास को कर रहा हूं मैं अच्छे से। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पूछा है 0 डिग्री पर 7 बजे, फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, ये प्रश्न है अपना। तो 0 और 82.5 के बीच में अंतर निकालोगे, 82.5 के बीच में अंतर निकालोगे तो कितना आया अंतर, 82.5 है ना। अब 82.5 डिग्री और 30 मिनट, इसको क्या करना है, इंटू क्या करना है, 4 करना है, इंटू क्या करना है, 4 करना है। तो देखो इसका बाद में जोड़ लेना आप 2 मिनट, आधी डिग्री, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट है ना, तो इसको आधा है तो आधे के लिए 2 जोड़ेंगे, इसको आप बाकी रखें। पहले इसको इससे गुणा कर लें, 4 दूनी 8 और 4 8 32 और 2 इसके, ये प्लस के 2, अर्थात समय कितना हुआ 330 मिनट। 4 से गुणा क्यों किया, मिनट में बदलने के लिए। आपके पास समय आया, पहला स्टेप दोनों स्थानों के बीच के देशांतरों का अंतर निकाला, दूसरा 4 से गुणा किया 330 मिनट आए, तीसरा इसको समय में परिवर्तन करेंगे तो 60 का भाग देंगे, समय में परिवर्तन करेंगे किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे। तो देखो कितना आएगा, 60 का भाग देंगे 330 मिनट में, तो एग्जिट लेने अपन को, शेष रह रहा है, शेष मिनटों में बदल दो। देखो 60 का भाग जाएगा 300 में तो 5 बार गया पॉइंट, फिर पूरा 6 बार नहीं जा रहा है तो 5 बार पूरा गया, 300 मिनट गए, पीछे 30 मिनट रहे, पीछे कितने रहे 30 मिनट, अर्थात इसको समय में परिवर्तन किया तो बदला 5 घंटे और 30 मिनट। समय में कितना योग हुआ, ये 5 घंटे और 30 मिनट। देखो 3 चीजें करनी है, देशांतरों के बीच का अंतर निकालना है, पहली बात देशांतरों के बीच का अंतर निकालना है, दूसरी बात 4 से गुणा करना है, गुणा करते ही वो आपके पूरा मिनट में आ जाएगा। अब इसको मिनट को घंटे में परिवर्तन करने के लिए उसमें 60 का भाग दें, 60 का भाग दिया तो आया 5 घंटे और 30 मिनट। अब चौथी बात इंपोर्टेंट, अगर पूछे गए स्थान से, ध्यान से सुनना, अगर पूछे गए स्थान से पूर्व में है तो समय प्लस कर दे, जोड़ दे, आगे कर दे, और अगर पूछे गए स्थान से पश्चिम में है तो समय माइनस कर दें, घटा दें, पीछे कर दें। क्यों, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए पूर्व में हमेशा समय आगे रहेगा और पश्चिम में समय हमेशा पीछे रहेगा, ध्यान रखना।
पश्चिम में इस 180 से इस 0 डिग्री तक पृथ्वी को घूमने में 12 घंटे का समय लगता है और वापस 0 से इधर जाने में 12 घंटे का समय लगता है। अभी मैं और ट्रिक एक बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि दो स्थानों के बीच के देशांतर का अंतर निकाला, इंटू 4 किया, फिर 5.5 60 का भाग देके घंटे परिवर्तन किया, आया कितना 5.5। अब देखो पूछा गया स्थान, पूछे गए स्थान से पूर्व में है तो मैंने क्या बताया, समय ऐड कर लो और ऐड कितना होगा 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट। अब यहाँ 7 बजे हैं तो यहाँ समय क्या होगा 12:30। और यहीं से इसी पूर्वी देशांतर से भारत का समय का निर्धारण भी किया गया है। यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। इसी देशांतर रेखा से भारत का भी समय का निर्धारण किया गया है। इसलिए भारत का समय भी 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटे आगे है ना, 5.5 घंटे आगे है। तो यहां समय क्या हो जाएगा 12:30 पीएम हो जाएगा, है ना, पीएम हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और लेता हूं, एक एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लो, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। एक एग्जांपल आपको अच्छा सा और करवा देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, सभी को समझना चाहिए ये बात। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में डाल देना, मन में शंका संकोच मत रखना। फ्री में पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपना तारतम्यता अपनी बनी रहे। कमेंट कर लेना, कोई प्रश्न समझ में न आया तो कमेंट का मैं समय मिलते ही आपके रिप्लाई करूंगा। अब देखो कोई प्रश्न पूछा गया है, कोई प्रश्न पूछा है इधर है 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये पश्चिम भाग है। यहां समय है मान लो चलो इधर का ले लेते हैं, ये है 40 डिग्री देशांतर। 40 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पे दोपहर के 1 बजे हैं, 1 PM समय क्या है यहाँ का 1 बजे हैं दोपहर के। तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, ये प्रश्न है। 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 1 बजे तो 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, प्रश्न आपको आराम से दिख जाए। सबसे पहला दोनों स्थानों के बीच के देशांतरों का अंतर, तो अंतर देखना 15 पश्चिम में है, फिर 0, फिर 40 पूर्व में है। तो दोनों देशांतरों के बीच का अंतर कितना हुआ 40, तो देशांतर इधर है, 15 देशांतर इधर है। 15 और 40 कितने देशांतर हुए 55 देशांतर। पहली बार 3 स्टेप बताए थे मैंने, देशांतरों का अंतर ज्ञात करना, दूसरा इंटू 4 करना, इंटू 4 करना, कितना है 4, ये हो गए 20 हासिल की 2, 20 और 22, ये क्या हो गए मिनट। तीसरा ये दूसरा स्टेप हुआ 4 से गुणा करना, तीसरा स्टेप इसको घंटों में कन्वर्ट करना, तो 220/60, 220/60 पूरे जितने घंटे बन रहे होते घंटे रख दो, शेष सारे मिनट रह जाएंगे। अब 6×3 = 3 घंटे तो पूरे बन रहे हैं, 180 मिनट गए, 180 मिनट गए तो पीछे 40 मिनट रहे, 180 घटा दिए तो 40 मिनट रहे, 6×3 और 40 अर्थात 3 घंटे और 40 मिनट का समय आया। तीसरी बात, पहली बात दोनों स्थानों के देशांतरों का अंतर, दूसरी बात इंटू 4 करके समय कुल मिनट का निर्धारण करें, तीसरी बात इंटू 60 भाग देके घंटों में परिवर्तन करें। अब कितने आए 6×3 और 40, 3 घंटे और 40 मिनट। अब पूछा गया स्थान, ध्यान देना, पूछा गया स्थान ये कितने आए थे भाई 3 घंटे और 40 मिनट। यहाँ लिख लेता हूं मैं 3 घंटे और 40 मिनट। ठीक है, ये समय आया। अब इंपॉर्टेंट बात, पूछा गया स्थान, पूछे गए स्थान से पश्चिम में है तो समय घटा दे और पूर्व में है तो समय बढ़ा दे, क्योंकि पूर्वी भाग हमेशा सूर्य के सामने रहता है, वहां समय आगे रहेगा, और पश्चिमी भाग हमेशा सूर्य के पीछे रहता है, तो वहां समय माइनस होगा। तो ये पूछा गया स्थान पूछे गए स्थान से पश्चिम में है
तो समय माइनस होगा, कितना होगा 3 घंटे और 40 मिनट। अब यहाँ 1 बजी है तो 1 बजे में से 3 घंटे माइनस करो, 12, 11 और 10, ठीक है 10 बज गए। अब 10 बजे में से फिर 40 मिनट माइनस करो, अर्थात 9:20, 9:20। तो यहाँ हो जाएगा 9:20, वो दोपहर से बाद का है, इधर हो जाएगा AM, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है 40 मिनट होते ही 10 बज जाएंगे, 3 घंटे होते 1 बजे, ओके। अर्थात पूछे गए स्थान से पूछा गया स्थान पश्चिम में है तो समय माइनस कर दो, कितना करोगे जितनी आपने गणना की है। गणने में 3 घंटे और 40 मिनट का समय आया तो ये समय इसमें से घटा दिया, 1 बजे में से 3 घंटे घटाए तो 10 में से फिर 40 मिनट घटाए तो 9:20। इस तरह से आपको देशांतर रेखा के सहारे समय का निर्धारण करना है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको चीजें लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी, ओके। तो इस तरह से समय का निर्धारण, अक्षांश और देशांतर बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सिंपल प्रश्न आता है। कुल अक्षांश कितनी संख्या है, देशांतर की संख्या कितनी है, देशांतरों से समय का निर्धारण होता है, अक्षांश से किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे अक्षांश घटती है बढ़ती है, देशांतर में क्या होता है, ठीक है। संख्या को लेके, इनके दोनों के बीच की दूरी को लेके, है ना। अब 2 चीजें सबसे इंपोर्टेंट, नोट लगा के लिख लेना, 2 चीजें इंपोर्टेंट यहां बता देता हूं। यहां पे बता देता हूं मैं, ये अक्षांश है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, जैसे मान लो ये बीच की दूरी आपको दिख नहीं रहा है, मैं ले लेता हूं यहाँ पे रेड कलर, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, क्या कहते हैं, कटिबंध, ठीक है। और दो देशांतर के बीच की दूरी, ये एक देशांतर, ये दूसरा देशांतर, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गौर कहते हैं, GOR, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ग्रिड कहते हैं, दोनों को मिलाओगे तो क्या कहलाएगा, ग्रिड कहलाएगा, ठीक है। कटिबंध जोन, 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 गौर, ग्रिड, ठीक है। कटिबंध, गौर और ग्रिड, दो देशांतरों के बीच के भाग को गौर कहते हैं, दो अक्षांश के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं, अक्षांश और देशांतर दोनों के जाल को ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेना, ये ग्रिड, ठीक है। दोनों के ज्वाइंट ग्रिड, दोनों के ज्वाइंट जाल को क्या बोलेंगे, ग्रिड बोलेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास विद्यार्थियों, अक्षांश एवं देशांतर और देशांतरों से समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आराम से तसल्ली से पढ़े। जो SST का आपके भूगोल विषय का पाठ्यक्रम है वो, और सब इंस्पेक्टर का जो भूगोल विषय का पाठ्यक्रम है उसको अपन अच्छे से करेंगे। पूरी मुझे उम्मीद है 90% आपके प्रश्नों की मैं पूर्ण रूप से दावा करता हूँ क्लास से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। 10% का कुछ कह नहीं सकते, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, कब RPC टॉप गियर से लो गियर में आए और कब टॉप गियर पे चढ़े इसका किसी को अंदाजा नहीं रहता है। 10% का भरोसा नहीं, बाकी 90% अपने कंटेंट से मिलेंगे, इतना दावा कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें, ठीक है। साथ साथ में NCERT को बेस मानकर अपने कंटेंट को पढ़ते रहें, और कोई बुक वगैरह कोई सजेस्ट की आपको अगर आवश्यक हो तो पर्सनली कमेंट इस पे वीडियो न बना के मैं आप कमेंट डाल देना, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर देना, ठीक है। तो एक बार पुनः बताता हूँ, अक्षांश और देशांतर का पढ़ा, सबसे पहले इनका अर्थ देखा, फिर इनका विभाजन देखा, फिर विभाजन के बाद में इनके विशेषताएं देखी, है ना, विशेषताएं पढ़ी अपन ने आराम से। विशेषताओं के बाद अपन ने अक्षांश समानांतर और देशांतर समानांतर में दोनों से समय का जो निर्धारण होता है उसको पढ़ा अपन ने। समय का निर्धारण 0 डिग्री से पूर्व में जाने पे समय प्लस होगा, 0 डिग्री पश्चिम में जाने पे समय घटेगा, और लास्ट में इनके ग्रिड, जोन और गौर किसे कहते हैं वो भी देखा। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर पूर्वी भाग में अगर सोमवार है, पूर्वी भाग में अगर सोमवार है और आपसे कोई अगर प्रश्न करे कि पूर्वी गोलार्ध में आप सोमवार से रवाना हुए
और पश्चिमी गोलार्ध में गए तो कौन सा दिन होगा? तो पूर्व से हमेशा पश्चिम 12 घंटे पीछे चलता है ना। तो आप एक बार घटा दे, एक बार सप्ताह का एक बार यहाँ लेट चलेगा, अर्थात सोमवार इधर है तो इधर कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। इसको आप ध्यान रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती 24 घंटे में, 12 घंटे इधर 12 घंटे इधर। इधर आपका मंगलवार है, इधर सोमवार रहेगा। आपसे पूछे पश्चिम में मंगलवार है तो पूर्वी गोलार्ध में, अगर आप पश्चिमी गोलार्ध से शुरू हुए और पूर्वी गोलार्ध में गए तो कौन सा वार मिलेगा? पश्चिमी गोलार्ध को आप मंगलवार से यात्रा शुरू की और पूर्वी गोलार्ध में पहुंचे तो कौन सा वार मिलेगा? तो पूर्वी गोलार्ध में आप एक बार प्लस कर देना, दिनों की संख्या एक प्लस कर देना, अर्थात यहां से इधर आए तो एक दिन कम हो जाएगा। यहां मंगलवार था तो यहां आपको उल्टा कर दिया ना आपने प्राणियों। ये सोमवार मान लो इधर है, इधर मान लो सोमवार है तो इधर का पीछे एक बार होगा तो इधर रविवार होगा ना, ठीक है, सॉरी। अब देखना इधर अगर सोमवार है तो इधर ये एक दिन पीछे होगा अर्थात रविवार। इधर से रविवार को यात्रा आपने प्रारंभ की पश्चिमी गोलार्ध से, पूर्वी गोलार्ध में गए तो आप रविवार की जगह आपको कौन सा वार मिलेगा? सोमवार, अर्थात सप्ताह में एक दिन कम हो जाता है पूर्वी गोलार्ध और सप्ताह का एक दिन बढ़ जाता है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। इसको गोलार्ध अगर चेंज करते हैं तो, अन्यथा सभी जगह 7 दिन ही होते हैं एक सप्ताह में, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत अच्छे से सरल तरीके से मैंने आपको अक्षांश और देशांतरों को बारे में बताया। कोई इसको लेके डाउट हो कोई मन में रखना मत, कमेंट बॉक्स में डाल देना और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर आपको कहता हूं इन टॉपिकों के लिए कहीं पर भी कोर्स खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं, इनके लिए पैसे खराब मत करना। एनसीईआरटी की बुक्स आप अच्छे से पढ़ना और कोई बुक नहीं पढ़ना है, केवल यहाँ जो लिखवा रहा हूँ वो आप अच्छे से नोट्स बना लेना। समय अभी आपके पास में खूब है, सेकंड ग्रेड और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए, ठीक है। तो ये लैब असिस्टेंट में भी है। अब लैब असिस्टेंट की भर्ती तो लेफ्ट राइट कर रही है, पता नहीं लेफ्ट राइट इनका कब कंप्लीट और कब पोस्ट आएगी, लेकिन सेकंड ग्रेड और एसआई वाले इनको अच्छे से तैयार करें। और हाँ, जो एज ग्रुप जो मैंने बोला था एज लिमिट के आसपास है, वो स्टूडेंट 12 पास आउट है या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक है, वो भी इन क्लासों को अच्छे से देखें, क्योंकि आप लैब की तैयारी जारी रखें, भर्ती तो आनी ही आनी है। ओके, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्लास के साथ में, अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।